कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की क्लास नंबर 5 है, यानी 5th नंबर की क्लास है आपकी। आप याद रखना, इसके बाद भी 25 क्लासेस बची हैं। जिस दिन वीडियो आती है उस दिन उसका काम तमाम कर दो, उसी दिन उसको रट्टा लगा दो। मैं भी देखता हूं कैसे आप लोग जीएस में कम स्कोर करते हैं। अगर आपके अंदर भरोसा है, अगर आप अपने पे बिलीव करते हैं ना, मान के चलिए ये एग्जाम आपका होगा। क्यों, खुद सोचिए। उत्तराखंड आप इतना पढ़ के आए हैं, लगातार आप उत्तराखंड के टच में रहते हैं। हिंदी अब आपकी कंफर्ट जोन पे आने लगी होगी, क्योंकि जो मैं टेस्ट पेपर करा रहा हूं आपको, उसमें भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हिंदी लगभग ठीक पूछेगा यूपीपीएससी। सबसे ज्यादा डर वाली बात रहती है ये जीएस वाले पोर्शन पे, उसके साथ करंट अफेयर। ठीक है, इस सैटरडे संडे कोई ना कोई करंट अफेयर की क्लासेस में आपको दूंगा मैं, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। तो इन जीएस की क्लासेस के साथ अगर जो 30 से 32 या 32 से 33 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किसी केस में अगर आप 25-26 मार्क्स ले आए ना बच्चों, फिर कोई भी ताकत आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। इस एग्जाम का क्या मतलब है? पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, कनिष्ठ सहायक जो आएगा, बंदी रक्षक, यानी लगातार पैटर्न पे है, कोई ना कोई एग्जाम आपके हाथ पड़ जाएगा। ठीक है, और ये कोई भी एग्जाम बड़ा, कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता। इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो अपने पैरों पे खड़े होने की है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको भविष्य में कहीं बेहतर जगह अगर जाना है, फिर आपके हाथ में आ जाएगा। आप खुद पे डिपेंड रहेंगे, किसी और पे डिपेंड ना रह के आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। तो इतना परेशान बिल्कुल भी मत होना कि यार ये जॉब ऐसी है, ये बंदी रक्षक है, ये छोटा तो नहीं है, ये फॉरेस्ट गार्ड है, छोटा तो नहीं होगा, कहीं पटवारी बड़ा है, मैं में नहीं। ऐसा बिल्कुल भी विचारधारा मत रखना। जहां पे दो रोटी की व्यवस्था हो सकती है आज के समय पे, जहां पे आपको कहीं पे दो रोटी का व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पे आप लोग जरूर क्या करना, प्रयास करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये छोटा ये बड़ा। देखो, जीएस की 5th नंबर की क्लास अब आपकी है, और पहला टॉपिक जो है आपका आज का, क्योंकि मैंने लगभग टारगेट रखेंगे 6 टॉपिक आपको पर डे हो, तो 30 को 6 से इंटू करो, 180, यानी कितना, 30 को 6 से 180 होता है ना। हाँ, तो 180 टॉपिक आपके पास मिल जाएंगे, और 180 के अंदर में से 20 टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर बन जाएंगे। सोचिए, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको क्या होना है बच्चों, आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला, अच्छा हाँ, जो जीएस की 4th नंबर की क्लास थी उसमें थोड़ा सा बच्चों इतना तो कॉमन सेंस है। ठीक है, वो मृत घाटी और डेथ वैली, ठीक है, और मृत सागर, इसमें थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया आपको। ठीक है, ये जो फ्लो में हो गया। देखो, डेथ वैली अलग चीज है, डेथ सी अलग है। ठीक है, मृत घाटी और मृत सागर अलग चीज है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। जो मृत घाटी है आपकी, मैंने आपको बताई थी कहां पड़ती है मृत घाटी, अपने आप में यूएसए में। ठीक है, डेथ वैली मैंने बताया था ना। और मृत सागर कहां पर है, जहां पे सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा में। मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन भी किया था। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। मृत सागर लास्ट क्लास में मैंने आपको यूएसए करा दिया था, उससे पहले में जो मृत घाटी है, डेथ वैली, वो सही था। ठीक है, अब ये जो है मृत सागर है, इजराइल व जॉर्डन लिख देना इसको। ठीक है, दूसरा, कई बच्चे लिखते थे सर महान्यायवादी, आपने फ्लो में 46 कर दिया। ये तो बच्चों खुद ही सही कर लिया करो, महान्यायवादी। ठीक है, ये तो कितनी बार पढ़ा दिया होगा मैंने आपको, आर्टिकल 76, इसके बारे में डेप्थ में भी पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा। वो फ्लो में 46 लिख दिया होगा। इन दोनों को करेक्ट कर लेना पिछली क्लास का। ठीक है, तो आज देखिए हम इसके आगे को चलते हैं। अपना जो 5th नंबर की क्लास हमारी है उसके अंदर देखना, पहला आपने क्या लिखना बच्चों, एक सिलेबस में टॉपिक दिया उसने, ज्वालामुखी। ठीक है, यानी यूकेपीएससी की ये बहुत अच्छे से टॉपिक रहते हैं जहां से वो क्वेश्चन पुट करता है। ठीक, अब देखना, कभी भी पहला क्वेश्चन लिखो, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? सर्वाधिक गैस जो इससे निकलती है वो है बच्चों जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प है। ध्यान रखना है। ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे ज्यादा जलवाष्प आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण गैस है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक कौन सी गैस आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए जलवाष्प। ठीक है, यहीं पर फैक्ट के आधार पर अगर पूछता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, लिखो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। अब ये जितने भी मैं पर्वत लिखाऊंगा तो सबसे मान के चलना जो ज्वालामुखी पर्वत की बात चल रही है। ठीक है, तो यहां पर सर्वाधिक ऊंचा है बच्चों माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे, माउंट काटोपैक्सी या कोटोपैक्सी, जो भी लिखते हो। ये सबसे ज्यादा हाइट वाला है, सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है ज्वालामुखी पर्वत की, वो है माउंट कोटोपैक्सी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी आते हैं, एक का नाम होता है मैग्मा और दूसरे का क्या होता है, लावा। अब दोनों आपको पता होंगे कि मैग्मा क्या होता है बच्चों, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ऐसा पोर्शन जो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ, यानी मैग्मा क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ। लिखो, भूगर्भ में स्थित
तरल पदार्थ है। ठीक है, जब कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो अंदर ही रह जाता है वहां तरल पदार्थ मैग्मा, और ये सतह का तरल पदार्थ लिखो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो सतह पे आ जाता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा जो है धरातल पे, सॉरी जो लावा मैग्मा है, मतलब मैग्मा का धरातल पे आना क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, देखो मैग्मा और लावा सुना होगा ना, ये सतह पर होता है, सतह पर जो मैग्मा होता है, सतह पर मैग्मा जब आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। इसको ध्यान रखना, मैग्मा और लावा दो टर्मिनोलॉजी ज्वालामुखी से अपने आप में रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी और आती है बच्चों, प्लूटोनिक चट्टानें। इनमें से क्या मतलब अपने आप में प्लूटोनिक चट्टानें कहलाती हैं। ध्यान रखना, प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं बच्चों जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो भूगर्भ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जो गहराई पर जम जाता है उनको प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, लिखो भूगर्भ के अंदर होते हैं। ठीक है, भूगर्भ के अंदर गहराई में जमी चट्टान गहराई पर पाई जाती हैं। कब, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ के अंदर गहराई पर पाई जाने वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं, प्लूटोनिक चट्टानें कहलाती है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से इसके अलावा फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्ट में लिखो माउंट एटना, ये सब के सब कैसे पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। ये बहुत पूछता है कि माउंट एटना कहां पर है, सिसिली द्वीप इटली लिखो, इटली में है बच्चों, सिसिली द्वीप में। ठीक है, सिसिली द्वीप ये कहां पर पड़ता है, माउंट एटना इटली में पड़ता है, पहला लिखना। सेकंड लिखना माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस ये पड़ता है अपने आप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में ये पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा मोना लोआ पड़ता है एक हवाई द्वीप में जो कि यूएसए का ही भाग है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोना लोआ ये पत्थर तो ये है हवाई द्वीप में, और हवाई द्वीप में जो अभी कब्जा है, क्योंकि हवाई द्वीप पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, ये किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा है। और जो मोना लोआ है वो एक सक्रिय एक्टिव वोल्केनिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ज्वालामुखी, यानी इस पे अभी भी ज्वालामुखी उद्गार होता है मोना लोआ में, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के नाम लिख रहा हूं मैं, लिखो माउंट अकांगुआ, एटना, फ्यूजियामा। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत लिख दो यहाँ पर, प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत अकांगुआ दक्षिणी अमेरिका में, माउंट अकांगुआ, माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा पढ़ा है ना मैंने आपको जापान में, ये जापान लिख देना, एटना इटली लिख दिया, अकांगुआ दक्षिणी अमेरिका मतलब इक्वेडोर और अर्जेंटीना लिख दो इसको। ठीक है, अकांगुआ के वहां पे क्या लिखोगे आप, इक्वेडोर व अर्जेंटीना के पास पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इक्वेडोर व अर्जेंटीना के पास माउंट अकांगुआ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप में रहता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एटना बता दिया मैंने, एक विसुवियस भी है, माउंट विसुवियस, ये भी कहां पड़ता है, इटली में पड़ता है, ये भी एक एक्टिव मतलब ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा माउंट किलिमंजारो, ये एक्टिव नहीं है, किलिमंजारो ये तंजानिया में पड़ता है, दक्षिण मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, ब्रैकेट में तंजानिया लिख लो, तंजानिया और केनिया के पास पड़ता है। तो ये माउंट किलिमंजारो है तो ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन अब एक्टिव नहीं है। ठीक है, लिखो इसमें, यह अब सक्रिय नहीं है, यह अब सक्रिय नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये निष्क्रिय हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्टर लिखो, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, किसको बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्वालामुखी उद्गार की वजह से अभी भी गैस आती रहती है, तो उसमें लाइट टाइप की दिखती रहती है, तो भूमध्य सागर चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को बोलते हैं। ठीक है, अगला लिखो आप अलबुर्ज पर्वत, यह बच्चों ईरान में, कहां है, ईरान में। अब ध्यान रखना, वर्ल्ड जियोग्राफी जीएस 5th चल रही ना, मतलब एक ही मुझे लगता है कि अब क्लास आएगी आपके, एक या दो बस, उसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी के आपके क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। ठीक है, माउंट मेरापी लिखो इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी सब ज्वालामुखी पर्वत हैं, इंपोर्टेंट वाले हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी कहां लिखोगे, इंडोनेशिया के अंदर लिखोगे, ये भी अच्छा खासा प्रश्न अपने आप में है। ठीक है, इसके अलावा माउंट किनाबालू लिखो मलेशिया, माउंट किलायू लिखो हवाई द्वीप में। वैसे माउंट मेरापी लिख देना अपने इंडोनेशिया में, तो एक दो और लिखो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। एक कोलिमा लिखो मैक्सिको में, एक सबनकाया लिखो पेरू में। ठीक है, कोलिमा लिखो
माउंट कोलिमा और माउंट सबनकाया। माउंट सबनकाया पड़ता है बच्चों पेरू में, दक्षिणी अमेरिका में। कोलिमा पड़ता है मेक्सिको में, मेक्सिको। ठीक है, इतना काफी है आपके, ये काफी है। इसमें जो इंपोर्टेंट है किलिमंजारो, फ्यूजियामा और जो इटली वाला बताया और स्ट्राम्बोली बताया, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी ऐसे तो विश्व में दुनिया भर के पर्वत पड़े हैं, कहाँ सबको पढ़ते रहोगे एक दिवसीय एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा एक और टॉपिक आपका उसने सिलेबस में दिया है, उसका नाम है भूकंप। क्या दिया है? भूकंप। ये भी सिलेबस में दिया है। तो यहां से पहला क्वेश्चन लिखो, भूकंप जो होता है उसमें कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं? भूकंप के समय कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो पी तरंग, एस तरंग और एल, 3 प्रकार की तरंग निकलती है। ठीक है, पी और एस जो होती है ना आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है। ठीक है, आंतरिक भाग। और जो एल होती है वो सतह तरंग होती है बच्चों, जो सरफेस में होती है। ठीक है, तो अगर पूछता है भूकंप के समय इनमें से कौन सी तरंग सतह पे रहती है, तो एल तरंग, जबकि आंतरिक भाग पे जो रहती है पी वो एस तरंग रहती है। इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जहां पर पॉइंट होता है कौन सी तरंग पूछते हैं। ठीक है, तो लिखो भूकंप के समय सबसे पहले, भूकंप के समय सबसे पहले तरंग, समय सबसे पहले तरंग, यानी सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, फिर कौन सी पहुंचती है? सबसे पहले पहुंचती है बच्चों पी तरंग, फिर एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, इस सीरीज में पहुंचती है, यानी सबसे पहले पी तरंग होगी, फिर एस पहुंचेगी, फिर एल। 3 प्रकार की तरंगें होती है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक इसी से क्वेश्चन आता है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर का हिस्सा है? लिखो, आग का गोला लिखा होगा। ठीक है, रिंग ऑफ, ये मैंने आपको डेप्थ क्लास में भी पढ़ाया था। फायर ये बच्चों प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, प्रशांत महासागर के हिस्से में बोलते हैं। और क्यों? क्योंकि रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। भूकंप व ज्वालामुखी, यानी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जहां पे प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और टकराती हैं, तो उस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाओं से रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा आता है भूकंप की तीव्रता किसमें मानते हैं, कितने इंटेंसिटी का है भूकंप की तीव्रता? तो ये मानते हैं बच्चों रिएक्टर स्केल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, लिखो रिएक्टर पैमाने पर। ये बहुत आता है पेपर में कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। इसके अलावा भूकंप सिस्मोमीटर में क्या मापा जाता है, ये भी आता है। लिखो सिस्मोमीटर में क्या मापा जाता है? भूकंप। ठीक है, सिस्मोमीटर में क्या मापा जाता है? लिखो भूकंप मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, यही इन्हीं से संबंधित है। सुनामी जो शब्द लिया गया वो किस भाषा का है बच्चों? जापानी भाषा। सुनामी किस भाषा का शब्द पूछता है? तो जापानी भाषा का ही अपने आप में शब्द है, इसको भी आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा भूकंप के बाद एक थर्ड टॉपिक आता है। वैसे क्वेश्चन उससे इंपोर्टेंट तो आएंगे नहीं, क्या पता पूछ दे आपसे थर्ड, तो हमने वो भी क्यों छोड़ना है। ठीक है, अब ये दिमाग में मत लाना सर इकोनॉमिक भी है, जियोग्राफी भी है, इंडियन की हिस्ट्री भी है, पॉलिटिक्स। देखो 30 क्लासेस का वेट कर लो, सब हो जाएगा। ठीक है, टेंशन क्यों लेनी है बताओ? इतना तनाव मैं नहीं ले रहा, आप क्यों ले रहे हो इतना? तीसरा आता है बच्चों महाद्वीप। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है पता है आपको, यानी कंट्री किस में है? सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका में। लिखो महाद्वीप है सर्वाधिक देश, मतलब किस महाद्वीप में सर्वाधिक कंट्री है, देश? ये बच्चों अफ्रीका में। सबसे ज्यादा कंट्री जो पाई जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद जो पाई जाती है यूरोप में और तीसरे में एशिया में। ठीक है, अफ्रीका, यूरोप व तीसरे में एशिया, ये इनका एक क्रम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम लिखो, सबसे कम किस महाद्वीप में होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम किस है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम क्या पाए जाते हैं? देश पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है अगर क्षेत्रफल में पूछेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और सबसे जो एवरेज हाइट पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? लिखो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई, एवरेज हाइट। ठीक है, सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप तो कौन सा है? वो अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो इसमें लिखो अंटार्कटिका। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई किस महाद्वीप की है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वाधिक माध्य क्या है अपने आप में? ऊंचाई। ठीक है, एक ही दिन में रट देना इनको। सर्वाधिक मैदानी भाग, यानी लिखो कुल, ऐसे लिखो कुल क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक
मैदानी भाग, यानी जो उनका अपने देश का क्षेत्रफल है, अपना मतलब महाद्वीप का है, उसके सापेक्ष से कुल क्षेत्रफल जो उस महाद्वीप का है उसके सापेक्ष कितने % भाग पे मैदान है, प्लेन है, वह यूरोप में। ठीक है, सबसे ज्यादा मैदानी भाग जो है उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कहां पर पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, ये इतना ही आपको देखना है, बाकी इससे कुछ नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ते रहोगे बताओ, ये इंपॉर्टेंट खाली ये 1-2 क्वेश्चन है तो हैं। इसके अलावा एक और चीज जो जहां से मैंने आपको परसों भी क्वेश्चन बताया था, मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, आज उस दिन स्थानीय हवाएं करा था। अब जैसे हवाएं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर कभी आपसे पूछता है हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो लिखो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलते हैं। ठीक है, जहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बना होगा वहां से हवा निकल के कहां की ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर हवाएं क्या होती है बच्चों, फ्लो होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाई प्रेशर जहां होगा हवाएं वहां से कहां जुड़ेंगी, वो लो प्रेशर की ओर जाएंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसकी दिशा कैसी होती है, हवा की दिशा कैसी होती है, यानी किस दिशा में, इसको ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये घड़ी की दिशा के साथ चलते हैं, यानी दक्षिणावर्त चलते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त चलती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं बच्चों कैसी चलती हैं, दक्षिणावर्त, इसको क्लॉकवाइज लिखो। और दक्षिणी गोलार्ध में ये चलते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी वामावर्त चलते हैं। ठीक है, वामावर्त, इसको लिखो क्लॉकवाइज, इसको लिखो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की। अब जो ये हवाएं होती हैं इसको हमेशा याद रखना, जो हवाएं होती हैं इसका जो इसके मतलब मेन जो इसकी दिशा है, इसका कारण क्या है, कोरियोलिस बल, लिखो कोरियोलिस। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हवाएं जो है इस गोलार्ध में इस दिशा में उस दिशा में चलती है, किसके कारण चलती हैं, को कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे ही इसका बल का नाम पड़ा, अर्थात इसका मतलब पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इसके कारण हवा की दिशाएं जो होती है तय की जाती हैं। इसके अलावा यहीं पर एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, गरजती चालीसा, क्या लिखोगे, गरजती चालीसा, वही मैंने लास्ट टाइम भी इसको कराया था आपको, गरजती चालीसा, यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री, यानी इसको बोलते हैं लंबी चालीसा भी, लंबी चालीसा। ठीक है, गरजती चालीसा, प्रचंड 50 व चीखता साटा, प्रचंड 50, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 जो अक्षांश है। ठीक है, प्रचंड 50 व चीखता साठा, चीखता साठा, ये सब के सब क्या है बच्चों, हवाएं हैं। और कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं। ठीक है, यानी ये अलग अलग। अब ये जो हवाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध की, इसको ध्यान रखना, यानी इसका ये मतलब है कि बेसिकली गोलार्ध के पश्चिम इसमें व्यापारिक पवन है। अगला लिखो, ये दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं, और ये ध्यान रखना, ये जो हवाएं हैं जैसे ये वाली है गरजती चालीसा, 40 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास से पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था 40 से 60 के मध्य, इसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना आपको, व्यापारिक जो पवनें होती हैं उसकी दिशा क्या होती है, व्यापारिक पवनें लिखो, ट्रेड विंड्स। ठीक है, व्यापारिक पवनें चलती हैं बच्चों हाई प्रेशर टू भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा की ओर, यानी उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली हवाएं जो होती हैं, अगर कभी पूछता है या वो क्या कहोगे, व्यापारिक पवनें। ठीक है, अगर व्यापारिक पवनों की दिशा पूछता है आपसे तो उच्च वायुदाब से भूमध्य सागर की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थे आपके 4 टॉपिक इसके जियोग्राफी के। अगला टॉपिक आता है आपका पॉलिटी का, वो देखिए। अगला आपका आता है पॉलिटिक्स, यानी मैंने कहा कि 6 टॉपिक हम लोगों का टारगेट रहेगा कि पर डे आपके कवर हो जाए, यानी पर डे 6 टॉपिक के आधार पर अगर आप अपनी चीजें तैयार करोगे, पर डे 6 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो काफी आपका सही हो जाएगा जीएस। ठीक है, तो 5th नंबर का टॉपिक लिखो, आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी के जो प्रावधान है। ठीक है, यानी भारत में ये यूकेपीएससी भले ही आपके सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन यूकेपीएससी के लिए हमेशा से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, अगर पूछता है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध की बात की है, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार में अगर कभी पूछता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपात, तो बता दोगे आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, दूसरा पूछता है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये है बच्चों आर्टिकल 360, यानी अनुच्छेद 356 है, 360 नहीं 356,
लाइन चेंज करता हूं 1 मिनट, ठीक। इसके अलावा तीसरा लिखो आप लोग वित्तीय आपात, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या लिखोगे? वित्तीय आपात। 3 प्रकार के, इनसे आर्टिकल मिलाने को पूछेगा तो आप लोग इजीली आप उसको वित्तीय कर लेंगे, ठीक है। आपात, ये है आर्टिकल 360। ये मैच करने को भी पूछता है आपसे कौन कौन से अनुच्छेद किससे हैं। राष्ट्रीय आपात, ध्यान रखना बच्चों, 3 आधार पे लगता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आपात को लगाने के पीछे कितने रीजन होते हैं, 3 कारणों पे लगता है। एक तो लिखो बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण यानी कहीं बाहर से आक्रमण हो गया, ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पे लगता है, या युद्ध के आधार पे लगता है जब युद्ध हो जाते हैं, या तीसरा जो लगता है अपने आप में सशस्त्र विद्रोह, यानी हथियार लेके अगर किसी ने विद्रोह कर दिया तो उस हिस्से में या पूरे हिस्से में क्या लग जाता है, राष्ट्रीय आपात। ये 3 कॉज होते हैं। पहले बच्चों ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इसकी जगह जो शब्द हुआ करता था आंतरिक अशांति था, ठीक है, आंतरिक अशांति। इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया इसको, ठीक है। ये शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपात बच्चों अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, ध्यान रखना। पहली बार जो लगा था फर्स्ट, वो लगा था 1962 में, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, यानी 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। सेकंड जो लगा था बच्चों 1971 में लगा था, 9 दिसंबर 1900, ये अपने आप में 9 दिसंबर 1971, ठीक है। तो लिखो 9th of December 1971 में, ठीक है, 1971 में लगा था। और तीसरा जो लगा था थर्ड, वो लिखो 26 जून 1975 को, ठीक है, 26 जून 1975। ये 3 बार अभी तक हमारे देश में क्या लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद आपातकाल जब लगता है बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रपति मतलब कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, यानी उस समय के लिए उन मौलिक अधिकारों को निलंबित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन 2 मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो निलंबित नहीं होते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो आपातकाल में निलंबित न होने वाले मौलिक अधिकार, आपातकाल में किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये 2 हैं बच्चों, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। इसके अलावा स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सबके सब क्या हो सकते हैं, निलंबित होते हैं, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है, राज्यों में जो दूसरा वाला है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, इसकी सिफारिश कौन करेगा? सिफारिश कौन करता है बच्चों? गवर्नर, यानी कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है, इसकी सिफारिश करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन की, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज है, जैसे कभी भी आपातकाल लगता है तो पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेना होता है, संसद उसको अप्रूव करेगी कि हाँ इमरजेंसी की कंडीशन, तो 1 माह के अंदर करना होता है, ठीक है। लिखो संसद द्वारा आपातकाल अनुमोदन कितने समय में करना आवश्यक? संसद द्वारा आपात का अनुमोदन, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, ठीक है, अनुमोदन कितने समय में? 1 माह में करना आवश्यक है, ठीक है। 1 माह के भीतर वो करना पड़ेगा उसको, ठीक। अब जो राष्ट्रपति शासन है वो कितने समय के लिए लग सकता है? अधिकतम 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है ना बच्चों, वो अधिकतम उसकी जो समय है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लग सकता है, ठीक है। 3 वर्षों से अधिक नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और 3 वर्ष ऐसे भी हवा में नहीं लगेगा। 6 माह में इसको क्या करना होगा? संसद द्वारा पारित, यानी 6 माह में संसद इसको पारित करेगी और एक ही साथ 3 वर्ष के लिए नहीं बढ़ा देगी, ठीक है। इसको कितने? 6 माह में, हर 6 माह में संसद पारित करेगी, ठीक है, द्वारा पारित। ये नहीं कि एक ही बार में 3 साल के लिए लगा दिया, हर 6 माह में संसद उसको क्या करेगी? पारित करेगी। तो तब अधिकतम क्या होगा? 6 वर्ष के लिए। एक बार में 6 माह से ऊपर नहीं हो सकता, और अधिकतम कितना हो सकता है? 3 वर्ष के लिए हो सकता है। ये आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सर्वप्रथम कहां लगा था राष्ट्रपति शासन, पता है? जो वर्तमान पंजाब का इलाका है वहां लगा था, ठीक है। वर्तमान पंजाब लिख लो,
वर्तमान पंजाब, यानी इसको पहले बोला जाता था बच्चों पेप्सू का इलाका था, यहाँ पे एक पेप्सू, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लगा था। अब देखो आपातकाल में राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी अवधि कौन बढ़ा सकता है, वो संसद बढ़ा देगा, ठीक है। लिखो आपातकाल में अवधि, आपातकाल में विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है, अवधि बढ़ाने का जो अधिकार है किसको है, पार्लियामेंट को, ठीक है। संसद को यह है अपने आप में इस अधिकार दिया गया है कि विधानसभा की क्या कर सकता है, अवधि को बढ़ा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल तक बढ़ सकती है, ठीक है। लिखो राष्ट्रीय आपात, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि कब तक रहेगी, तब आपातकाल तक बढ़ सकती है, ठीक है, आपात तक बढ़ सकती है, जब तक कि क्या लगा है आपका राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि एक ही बार में हवा में बढ़ा दिया, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि वो एक बार में केवल एक वर्ष हेतु बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद फिर अप्रूवल लेना होगा, ब्रैकेट में लिखो एक बार में एक वर्ष हेतु, एक वर्ष हेतु, ठीक है, ये हो गया। इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो इतने से आपका बन जाएगा। एक लिखो वित्तीय आपात, अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया, लिखो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया, यानी भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा फिलहाल, ठीक है। आर्टिकल 360, ठीक है, लिखो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कौन सा है 360, ठीक है, आर्टिकल नंबर 360 अब तक प्रयोग नहीं, लिखो प्रयोग नहीं, ठीक है। और आज के दिन का अंतिम और 6th नंबर का टॉपिक आता है, कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो 6th तो लिखो अस्थायी विशेष प्रावधान, राज्यों हेतु, राज्य हेतु, इसको रट्टा मार देना, अस्थायी विशेष प्रावधान, अस्थायी विशेष प्रावधान, ठीक है, ये बहुत आता है पेपर में। अब देखो कुछ राज्य ऐसे हैं बच्चों जो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। देखो ये है बच्चों आर्टिकल, ऐसे लिखो 371 में, ठीक है, यानी किस प्रावधान है इसका, आर्टिकल 370। अगर कभी पूछते हैं राज्यों हेतु अस्थायी विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए, अनुच्छेद 371 में। 371 में जो है बच्चों दो हैं, एक महाराष्ट्र है प्लस गुजरात कि कुछ हिस्सों के लिए विशेष क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है बच्चों, आर्टिकल नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, ऐसा लिखो 371 का ए यानी कौ, इसमें जो प्रावधान किया गया है वो नागालैंड के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, नागालैंड के लिए किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है 371 का ख, वो किया गया असम के लिए। ये आर्टिकल ए क ख करके ही पूछता है, ध्यान रखना, और कौन से राज्य इसमें है नहीं है ये भी पूछेगा, यानी 371 में कौन से राज्य हैं कौन से नहीं है ये हैं, बाकी सब छोड़ देना, ठीक है। इसके अलावा 371 का गौ आता है तीसरा, वो बच्चों मणिपुर हेतु, मणिपुर हेतु क्या है विशेष प्रावधान। इसके अलावा 371 का घ आता है, 371 का घ, ये कौन कौन से हैं, आंध्रा और तेलंगाना, आंध्र प्लस तेलंगाना हेतु इसमें क्या किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान किए गए 371 के घ में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सीधे 371 का च, जो कि सिक्किम के लिए है, लिखो 371 का च, ये किसके लिए है, सिक्किम हेतु है, ठीक है। फिर आता है छ मिजोरम के लिए, और इसके बाद आता है ज और झ, ठीक है, लिखो 371 का छ, ठीक है, ये आता है मिजोरम के लिए। फिर 371 का ज, ये आता है आपका अरुणाचल के लिए, ना सॉरी गोवा के लिए, हाँ ये गोवा है, अरुणाचल, ज और झ दो बचे ना, एक है ज को लिख दो अरुणाचल और झ को लिखो गोवा, ज लिखो अरुणाचल, और अंतिम लिखो 371 का झ, ये है गोवा के लिए। ये विशेष प्रावधान है राज्यों के लिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 371 वाले जो है महाराष्ट्र गुजरात से यहां तक, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। जैसे पहले था ना कश्मीर का जब विशेष प्रावधान था 370, अब तो वो हट गया है। तो राज्यों हेतु अस्थायी विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 में किए गए, तो आपका अगर नंबर बनने वाला होगा एक नंबर तो यहीं से बन जाएगा, वो इतने से ही बन जाएगा। हाँ थोड़ा सा उसको लगा ना इनसे थोड़ा डेप्थ में पूछता हूं, तब वो पूछेगा कि 371 में किस राज्य हेतु, असम के लिए किसमें प्रावधान है, मणिपुर के लिए किसमें, आंध्रा के लिए किसमें, सिक्किम के लिए किसमें, मिजोरम के लिए किसमें, अरुणाचल, गोवा, यानी बेसिकली ये स्टेट है इसके अंदर
अंदर एक कर्नाटका भी आता है, उसका कुछ हिस्सा। ये था आपका डे 5, ठीक है। डे 5 में मुझे लगता है कि आपको जीएस की अब थोड़ा सा, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वहां आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया होगा। इसी तरीके से आप टेंशन मत लीजिए, 25 क्लासेस बहुत होती हैं। अगर मैं ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम ले रहा हूं तो इसका ये मतलब होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इसमें कम समय लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, इसको आज ही खत्म कर लीजिएगा। अपना ध्यान भी रखना। थैंक यू।